नमस्कार। जय सनातन, जय गौ माता, भारत माता की जय। आज प्रभु राम का लोकार्पण हुआ और लोकार्पण भी ऐसे व्यक्ति के द्वारा हुआ जो विश्व प्रसिद्ध और सनातन के सच्चे पुत्र नरेंद्र मोदी जी के हाथों। उनकी बातों को सुनने के बाद ऐसा लग रहा था कि कितने युगों के बाद, मैं तो यूँ कहूँ कि कितने ऐसे ऐसे कालखंड आए जिसमें महापुरुषों की जब गिनती होती है तो अचानक ऐसा महसूस होता है कि हम नरेंद्र मोदी जी को महापुरुष बोलें या देवता बोलें या देवता समान भगवान बोलें। हमारे पास कोई शब्द नहीं है जिनसे मैं नरेंद्र मोदी जी को अलंकृत करूं। देवत्व की जो परिभाषा होती है उससे कहीं ऊपर कुछ क्षुद्र सोच के लोग हमारे भारतवर्ष में पैदा हुए हैं जो नरेंद्र मोदी को मलाइन करने के लिए, उनको नीचा दिखाने के लिए बहुत तरह तरह के हथकंडे अपना भी रहे और अपनाएंगे भी। मैं उन क्षुद्रों में से दो चार ऐसे लोगों की भी कल्पना करता हूँ जो हमारे भारतवर्ष में देवता और आचार्य और शंकराचार्य के रूप में हुए। निश्चलानंद जी को देखने के बाद ये लगता है कि उनकी परिकल्पना है और उनकी सोच है और उन्होंने समय समय पे अपनी बातों को हमारे समक्ष रखा भी है कि केवल ब्राह्मण ही उच्च कोटि का होता है और उच्च कोटि का जो होता है वही आचार्य बन सकता है, वही शंकराचार्य के पद पे बैठ सकता है, आसीन हो सकता है। एक ऐसी भावना जो कि हमारे भारतवर्ष में लाखों नहीं करोड़ों हिंदुओं को हमारे सनातन धर्म से छीना। ये ऐसी कुंठित विचारधारा है, ऐसे ही क्षुद्र सोच है जिसके चलते हमारे कितने सनातनी भाई बहन इस्लाम धर्म कबूल कर लिए और क्रिश्चियनिटी की ओर रुख कर लिए। उनको हमारे सनातन से विमुख होने का प्रमुख कारण यही थे। इन दुष्ट शंकराचार्यों की सोच से ही और इस तरह के ब्राह्मणवाद। ब्राह्मण तो वो होता है जो कि सबको समावेश करे, सबको अपने अंदर निहित करे, सबको अपनी परिकल्पना के अंदर एक प्रेम के धागे में उसको पिरोए और जैसे माला में तरह तरह के फूल होते हैं, धागा से बंधे हुए होते हैं, तो सनातन का सही रूप और सच्चा रूप वही होता है जो आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने बताया कि कैसे हम 1000 साल की कल्पना करें। मैं तो अभी तक बहुत ही छोटी सोच लेके बैठा हुआ था कि यदि आप 5 साल के लिए सोचते हैं तो पेड़ लगाएं, 10 साल के लिए सोचते हैं तो वृक्ष लगाएं, 1000 साल के लिए, 200 साल, 300 साल के लिए सोचते हैं तो बच्चों को शिक्षा दें। लेकिन शिक्षा भी कैसे दें, कौन सी शिक्षा दें? शिक्षा में भी यदि शिक्षा नैतिकता से परे है तो ऐसी शिक्षा देने से क्या फ़ायदा? हमारे भारतवर्ष में ऐसे ही शिक्षा आज तक मिलती आई है। जब मैं शंकराचार्य की बात करता हूँ, चाहे विधर्मियों की बात करता हूँ, तो चारों तरफ लगता है कि ऐसे लोगों की तादाद भरी पड़ी है। ये कहाँ से लोग ऐसे उपजते हैं? हम लोग जब बचपन में शुरू करते हैं पढ़ाई तो जो भी मौलिक शिक्षा दी जाती है भारतवर्ष में, उसमें सबसे पहले ये होता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वी लव ईच अदर एंड वी शुड लव ईच अदर। दैट इज़ द नॉर्मल फीलिंग दैट वी आर इनकलकेटेड। लेकिन कुछ अंतराल के बाद पता चलता है कि कुछ बच्चे ऐसे मेधावी हो गए जो बाहर पढ़ने गए, आईआईटीज़ किया, आईआईटी करने के बाद उनके पेपर्स बाहर भेजे जाते हैं और वो अमेरिका चले गए, ब्रिटेन चले गए, बड़े बड़े कंट्रीज़ चले जाते हैं और नामी ग्रामी संस्थानों में शिक्षण यापन करते हैं। लेकिन शिक्षण ग्रहण करने के बाद क्या वो फिर वापस भारतवर्ष आते हैं? मैं आज आपको कुछ कुछ बिंदुओं पर बात करने की कोशिश करूंगा। मैंने शब्द यूज़ किया कोशिश करूंगा। मैंने बहुत सारे रिसर्च किए कि वे कौन लोग हैं। अभी देखता हूँ कि शंकराचार्य भी ऐसी भाषा बोल रहा है
जो कि अजीत अंजुम बोल रहा है। अजीत अंजुम कौन है? हिंदू घर में पैदा हुआ लड़का जो कि बिल्कुल सनातन के खिलाफ बोलने वाला प्रवृत्ति का है। प्रवृत्ति क्या, बिल्कुल खिलाफ ही बोलता है। उसे बस चले तो समाज में बहुत ही विध्वंसक बातें फैला के समाज को तहस नहस कर दे, और हो सकता है सक्सेसफुल भी हो जाए, और हो ही रहे हैं। दिल्ली के हाल फिलहाल का जो दंगा हुआ था उसमें ऐसे ही तत्वों ने समाज में आग लगाई थी और दिल्ली जल उठा था। उसमें आग में घी डालने वालों की संख्या कम नहीं होती है, लेकिन आप सोचते हो कि गरीब लोग होते हैं, अनपढ़ लोग होते हैं, जाहिल लोग होते हैं। नहीं, ऐसे लोग नहीं होते हैं। जो जितना पढ़ा लिखा होता है वही उतना ही क्रिमिनल माइंड का हो जाता है। मैं उन विध्वंसकारी सोच रखने वाले लोगों की बात कर रहा हूँ, सारे पढ़े लिखों की बात नहीं कर रहा हूँ। हमारे देश में संजय दीक्षित भी हैं, कुलश्रेष्ठ जी भी हैं, अंकित आर्या भी हैं, बहुत सारे अनगिनत लोग, नीरज अत्री भी हैं, समाज को जगाने के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। लेकिन इनकी संख्या बहुत छोटी है, बहुत मतलब उंगलियों पर गिनी जा सकती है। 140 करोड़ में ठीक है हिंदू होंगे 100 करोड़ के आसपास। 100 करोड़ की आबादी में केवल 10-15 लोगों की गणना करना एक अपने में कितना ही हास्यास्पद लगता है। लगता है कि भाई कहाँ चले गए इंटेलेक्चुअल्स। हर साल देखता हूँ कि लाखों लाख बच्चे IIT करने के लिए कोटा जाते हैं और कने कने भारत के कोने कोने में जाते हैं, और वहाँ जाकर के शिक्षण ग्रहण करने के बाद फिर ऐसे ऐसे एजेंसीज हैं जो इंटेलेक्चुअल बच्चों को लोक लेते हैं, अपने सर आँखों पे बिठा के उन्हें अपने कंट्रीज में बुलाते हैं और ऐसे जिहादी तंजीम से जोड़ देते हैं, ऐसे उन्मादी सोच से उनको कनेक्ट कर देते हैं जो कि वो भारत के होते हुए भारत के खिलाफ हो जाते हैं। ये जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, लेकिन इनकी बात मैं बाद में करूँगा। आप लोग देखते होंगे कि हमारे देश में बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई उनको इस फाउंडेशन से डोनेशन मिलता है। मैं अमेरिकन सोसाइटी की बात करता हूँ कि जब बच्चा 10 साल या 12 साल हो जाता है या ग्रेजुएशन के पहुँचने के पहले ही, जहाँ माँ बाप अपने बच्चों को बोलते हैं यू लुक फॉर योर ओन, वी आर नो मोर गोइंग टू गिव यू सस्टेनेंस एंड सोर्स ऑफ succor और सोर्स ऑफ सर्वाइवल, यू हैव टू मैनेज योर ओन। अपने पाँव पे खड़े हो जाओ, जो हम लोग हिंदी में बोलते हैं। वो इतने कैसे फिलंथ्रॉपिक हो जाते हैं कि इतने बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं, बाहर के बच्चों को देते हैं। तो मेरी जो स्टडी बोलती है कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ एजेंसीज है बाहर में, जो कि ऐसे चुनिंदा बच्चे जो होते हैं उनको पकड़ते हैं, उनकी सोर्सिंग करते हैं। जो अमेरिका चला गया, जो अमेरिका नहीं चला गया, जो भारत में बैठे हुए हैं, उनकी एक पर्टिकुलर चेन ऑफ सोर्सिंग होती है। वो सोर्स करने का तरीका उनका बहुत ही निराला और बहुत ही नायाब होता है। उनका अल्टीमेट पर्पस क्या होता है, उनकी एजेंडा, उनकी जो नैरेटिव होती है। अभी हाल फिलहाल एक वर्ड यूज़ हुआ था टूल किट। आपने टूल किट, जो उनकी एजेंडा है उसको कैसे उनके एजेंडा को कैसे अंजाम तक पहुंचाया जाए। तो आज मैं कुछ ऐसे ही एजेंडाधारी NGOs की बात करूंगा जो हमारे देश में बहुत फल फूल रहे हैं, और लोगों को लगता है कि मैं किस तरह से इनके पास जुड़ूं, लेकिन उनका जो हिडन एजेंडा होता है वो बहुत ही डेंजरस और डिजास्टर्स होता है। कैसे? एक है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। आप लोग देखे होंगे कि रवीश कुमार टाइप का व्यक्ति को भी मैगसेसे अवार्ड मिल जाता है। जब हम अमेरिकन कल्चर की बात करते हैं तो वहाँ पे पढ़ने में आता है कि देर आर प्रेशर ग्रुप्स, देर आर इंटरेस्ट ग्रुप्स, देर आर लॉबीज, जो कि अलग अलग कंट्री के लोग अपने लिए तैयार करते हैं कि हमारा इंटरेस्ट के लिए वहाँ पे क्यों अपना ध्यान रखो, हमारा इंटरेस्ट के लिए वहाँ पे बात करो। वैसे एजेंसी से जो डोनेशन देते हैं, जो एड देते हैं, क्यों देते हैं एड? क्या उनको ऐसी मोहब्बत हो गई हमारे प्रति जो एड देते हैं? तो जैसे ये है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, वही बिल गेट्स जिसका माइक्रोसॉफ्ट है।
तो क्या लगता है कि बहुत धनवान व्यक्ति है तो बहुत ही ये सदाचारी होगा? कतई नहीं। ये उनके पास उतने ही अवगुण हैं जितना कि एक कसाई के पास होता है। जब इनके पास बहुत सारे धन हो जाते हैं तो ये मल्टीप्लिसिटी एजेंसीज के द्वारा और बहुत सारे चैनल्स के द्वारा ऐसे ऐसे कंट्रीज में पहुंचते हैं जहां के इंटेलेक्चुअल्स को अपने बस में कर लेते हैं। और इंटेलेक्चुअल्स को बस में करने के बाद इनकी सोच यही होता है कि कैसे मैं उस सोसाइटी में घुस के अंदर तक जाके औरतों के बीच में, गरीबों के बीच में, क्योंकि यही लोग हैं जहाँ पे इस सेगमेंट के लोग बहुत ज़्यादा सोचने की कोशिश नहीं करते। उनको पहले सबसे पहले पेट पूजा होनी चाहिए, वहाँ पे एड देंगे, वहाँ पे असिस्टेंट देंगे। नॉर्मल लोगों को लगेगा कि अरे $1,00,000 आ रहा है, 50 लाख रुपया, 60 लाख रुपया। बिल एंड मिलिंडा, बिल गेट्स एंड मिलिंडा उसकी वाइफ फाउंडेशन, इतने पैसे आ रहे हैं। और दोस्तों आप मानिए कि ये जो एड आती है इसके द्वारा उस सोसाइटी में घुसते हैं और घुसने के बाद उस सोसाइटी को बिल्कुल चरमरा सा देते हैं ताकि वो सोसाइटी कभी पनप नहीं पाए। उनको एड देते हैं, जो वहाँ सोचने वाले लोग होते हैं उनको अपने वश में करते हैं। कैसे? पैसे देके। दूर से तो लगता है कि ये पैसे दे रहे हैं, लेकिन ये पैसे नहीं देते। ये जैसे चिड़िया को शिकारी दाना डाल के फंसाने की कोशिश करता है अपने जाल में, वो डालते हैं। इस तरह से अनेक लोग हैं, फाउंडेशंस हैं जो इस तरह के कार्यों में लिप्त हैं। जैसे सिलिकॉन वैली कम्युनिटी फाउंडेशंस अमेरिका का है। ये आप लोगों को लगता होगा कि सिलिकॉन वैली कम्युनिटी फाउंडेशन तो अमेरिका की है, यहाँ क्या कर रही है? तो जो हमारे बच्चे वहाँ जाते हैं, काम करते हैं अलग अलग एजेंसीज में, इनको क्या करते हैं? ये वजीफ़ा देते हैं, स्कॉलरशिप देते हैं कि दीज आर द एजेंसीज विच आर ऑन ए पेरोल, some of the students you can be on their payroll for scholarships। तो आपको पता चल गया कि ये स्कॉलरशिप मुझे देता है तो आप इसके लिए कुछ करेंगे। क्या करेंगे? तो इनका जो एजेंडा होगा उसको पूरा करेंगे। आपको याद है ना अभी किसान आंदोलन हुआ था, उसमें कितने लोग ऐसे थे जो किसान थे? उसमें सारे निठल्ले बदमाश एंटी सोशल एलिमेंट उसमें भरे पड़े थे। उसमें दारू चल रही थी, शराब चल रहा था, मांस, मदिरा, सेक्स, हर चीज़ का जुआड़ था। केवल एक ही चीज़ नहीं थी उसमें, द इंटरेस्ट फॉर द फार्मर्स। जिसके नाम पे वो लड़ रहे थे केवल वही नहीं था और उसके अलावा सब कुछ था। तो ये जो एजेंसीज हैं घुसती हैं। अब देखिए सुसन थॉमसन बफेट फाउंडेशन, बफेट वहाँ का बहुत बड़ा स्टॉक में एक्सचेंज करने वाला बंदा है बफेट। वो पैसे लगाता है, जैसे जॉर्ज सोरेस हुआ, पैसे लगाता है। सोरेस ने बोला था कि आई एम रेडी टू स्पेंड $1 बिलियन टू आउस्ट नरेंद्र मोदी फ्रॉम पावर। क्या पर्पस है उसका? क्योंकि जब उसके मन लायक सरकार यहाँ नहीं होगी, उनको लगता होगा कि नरेंद्र मोदी तो ईमानदार है, ये बिकने वाला नहीं है। ही इज़ one person who is physically honest। जो फिजिकली ऑनेस्ट होगा ही विल नॉट फॉल टू सच काइंड ऑफ गिमिक्स। आपकी बातों पे नहीं आएगा। अब मैं कुछ फाउंडेशंस की बात करता हूँ जो हमारे देश में ऑपरेट कर रही थी भी, क्योंकि नरेंद्र मोदी के आने के बाद ऐसे ऐसे फाउंडेशंस के ऊपर हथौड़ा चला है। हथौड़ा चलाने का मतलब ये था कि दे वर डिस्ट्रॉइंग आवर नेशन। हमारे नेशन का जो ताना बाना है, हमारे देश भारतवर्ष की जो ताना बाना है, उसको बर्बाद करने में लगे हुए थे। तो बट नेचुरल है कि इससे जो लोग बेनिफिशियरी थे, जो इन फाउंडेशंस के नाम पर पैसे बना रहे थे, आप जैसे देखिए मेधा पाटकर। मुझे याद है कि जब से मैं बच्चा था, मेधा पाटकर ये समाज में एक्टिव है। वो क्या करती है? कौन सा काम करती है? उसको पैसे कहाँ से आते हैं? तीस्ता शीतलवाड़, इसको पैसे कहाँ से आते हैं? ना कोई फैक्ट्री है, ना कोई इंडस्ट्री है, ना कोई दुकान चलाती है, ना कोई बुटीक चलाती है, नहीं एक कोठे पे धंधा करती है, हर समय धरना पे रहती है। तो पैसे कहाँ से आता है? मैं तो कहूँगा कि वो तवायफ जो कोठे पे धंधा करती है वो इनसे कहीं अच्छी है,
कम से कम धंधा तो करती है, देश को नहीं बर्बाद करती। लेकिन ये सब क्या करती है? ऐसे ही फाउंडेशन से, फोर्ड फाउंडेशन, देखिए, रॉकफेलर फाउंडेशन, ये सब जितने फाउंडेशंस हैं हमारे भारत के, जितने आर्टरीज और नोट्स है उसमें घुसे हुए हैं। क्या लगता है ये जो 25 लाख और 60 लाख सब्सक्रिप्शन लेके बैठा हुआ है, ये रवीश कुमार, वो रवीश नहीं है, रवीश कुमार, इसको पैसा कहाँ से आता है? ये कोई खेती करता है? कभी कभी हिंदू दिखाने के लिए छठ के पूजा के टाइम में अपनी बीवी को आगे आगे करके और छठ मैया का दौरा सर पे रखता है, दिखाता है कि आई एम ऑल्सो हिंदू, बट इन द गाव ऑफ ए हिंदू ही इज ए ब्लडी क्रिमिनल। ऐसी सी बातें करता है कि आज तक जिस नरेंद्र मोदी को पूरी दुनिया मानती है कि ही इज ए हीरो, ही इज ए रियल आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन अपसर्ज, उसको कौन सा बुरी भली बातें नहीं रोज सुनाता है वो। ये तो भला हो कि भारतवर्ष में हमारे बीच ऐसे महर्षि के रूप में नरेंद्र मोदी हैं कि किसी के बात का ध्यान ही नहीं देते। ही डज नॉट टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी वंस आउटवर्स्ट। एज ए रिजल्ट ऐसे लोग फल फूल रहे हैं। तो इस तरह से हजारों हजार, मतलब मैं तो यूं कहूं कि लाखों ऐसे एनजीओज हैं हमारे देश में जिसका नरेंद्र मोदी ने, उसका जो आर्टरीज है जहाँ से ब्लड लाइन सप्लाई होती है, वेन्स, उसको काट दिया। तो उसके ऊपर जो सिम्बियोटिकली रिलेटेड थे, जो उनके ऊपर डिपेंडेंट थे लोग, सब बेरोजगार हो गए, सब उसके दुश्मन हो गए। इसलिए देखिए, कभी बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी फासिस्ट है, नरेंद्र मोदी बहुत ही जुल्मी है, इस तरह की संज्ञा से उनको अलंकृत करते हैं। और वही कारण है कि जो आम जनमानस में जो नरेंद्र मोदी की इज्जत बढ़ी है, कौन सा ऐसा नेता होगा या कौन सा ऐसा देश होगा जहां 80 करोड़ लोगों को कोविड के बाद से नरेंद्र मोदी ने परसिस्टेंटली उनको फ्री राशन प्रोवाइड किया है। आप इमेजिन कीजिए दोस्त, यदि नरेंद्र मोदी की जगह हमारे देश के प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस हो गए होते, तो क्या लगता है 22 या 25 ट्रिलियन इकॉनमी का जो अमेरिका लेके दादा बन बैठा है, दादा क्या, उसका हम परबाबा बन बैठते। ये मात्र 10 साल में वी आर अबाउट टू टच 5 ट्रिलियन इकॉनमी, 5 ट्रिलियन। और वो कहने की बात है, वी आर वेरी मच, बहुत ही नज़दीक पहुंचने वाले हैं हम लोग 5 ट्रिलियन इकॉनमी के आसपास। जब हो जाएगी तो 15 ट्रिलियन भी बहुत दूर नहीं रह जाएगा, क्योंकि इट विल हैव कैस्केडिंग इम्पैक्ट। आज का दिन कितना बढ़िया दिन है। आज की प्रधानमंत्री के वचन को सुनने के बाद ये लगा कि दीजिए रे ऑफ होप, उम्मीद की किरण जागी है। 1000 वर्ष की प्लानिंग, और उन्होंने कहा है कि भारतवासियों को प्रभु राम तो आ गए अपने महल में आशीर्वाद देने हम लोगों को। अब हमारा भी कर्तव्य है कि हम अपने राष्ट्र को कैसे सुसज्जित तरीके से आगे बढ़ाएं। हमारे अंदर वो फीलिंग नहीं होनी चाहिए जो ऐसे विध्वंसकारी लोग, जो समाज को तोड़ने वाले एलिमेंट हैं, जो देश को बर्बाद करना चाहते हैं किसी भी तरीके से। दोस्तों, मैं आपको एक छोटी सी बात याद दिलाना चाहता हूँ। आपने कभी बिच्छू को देखा होगा या केकड़े को देखा होगा, तो उसकी प्रजनन प्रक्रिया को जरूर देखें। केकड़ा या बिच्छू, जिस तरह से ये जो नॉर्मल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है ना, कि आउटलेट जो होती है बच्चों का प्रजनन का, उस तरह से नहीं होता। उसका पेट फट जाता है और उसके सारे बच्चे उसके माँ जो बिच्छू होती है उसके ही जो शरीर का जो ये होता है, गुर्दा होता है, उसको खा खा कर सर्वाइव करता है और फिर माँ मर जाती है। वही भी हाल केकड़े का भी होता है। तो ऐसे लोग अभिज्ञान
ये क्या बोलते हैं उसको, निशार, अजीत अंजुम, रवीश कुमार, और ये रेड माइक, द वायर, रोमिला थापर के वंश का वो करण थापर, दे ऑलवेज फाइंड सो मच ऑफ नेगेटिविटी इन इंडिया, स्पेशली आफ्टर द एडवेंट ऑफ मोदी जी, कि कुछ भी अच्छाई होते हुए उसे दिखता नहीं है। तो ऐसे लोग ही देश को बर्बाद करते हैं। क्योंकि हमारे देश में क्या है, बहुत सारे लोग सोचवान लोग हैं, बहुत लोग जो है सो विचार चंद हैं, और कुछ लोग जयचंद हैं। तो इन लोगों से हमें दूर रहने की ज़रूरत है। हमें ऐसे लोगों के बीच में शामिल होना है जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने, देखिए 10 साल में एक इंसान ने देश को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। कितनी ज़बरदस्त सोच हमारे बीच में इन्होंने डेवलप कर दी, कितनी ऊर्जावान इन्होंने बना दिया। शौर्य और पराकाष्ठा की जो तीव्र और जो ज्वलंत सोच होती है, हर समय इनके भाषण में लगता है कि ये कूट कूट के हर हिंदुस्तानी को भरना चाहते हैं। हम हिंदुस्तानियों का एक कर्तव्य होता है कि हम अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री का अनुकरण करें और सच्चे देशभक्त की तरह ना केवल देशभक्ति करें लेकिन करते हुए दिखे भी। स्वच्छता, अच्छी सोच, अपने बच्चों को सनातन की ओर ले जाने की प्रबल इच्छा। हम अपने बच्चों को इन देशद्रोहियों और समाज के जो विध्वंसक लोग हैं, जो मिशनरी स्कूलों से दूर रखें। क्योंकि हमारे समाज में जितना बड़ा जहर ये सेकुलरिस्ट और लिबरल लोगों ने और कम्युनिस्टों ने क्रिएट कर रखा है, आपको दुश्मन की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आप सेकुलरिस्ट हो गए तो, यदि आप लेफ्टिस्ट हो गए तो, यू आर एज गुड एज ए क्रिमिनल टू द सोसाइटी। आपने कभी देखा है कि किसी भी लेफ्टिस्ट स्टेट में कोई इंडस्ट्री डेवलप की है? वेस्ट बंगाल में 25 साल तक कम्युनिस्ट लगातार शासन किया, वेस्ट बंगाल को बर्बाद कर दिया। केरला की हालत देखिए, सच ए ब्यूटीफुल प्लेस। आए दिन वहाँ पे एक ही नारा लगता है, वी हैव टू क्रिएट ए सेपरेट लैंड फॉर केरला। किसके द्वारा? ये जो अतिवादी विधर्मियों के द्वारा। तो मेरा आज अपने सनातन भाइयों से अपील है कि हम जयचंद न बने, विचार चंद न बने, केवल सनातनी बने और भारत माता के सच्चे सेवक बने। अपने कर्तव्यों से, अपने वचनों से और अपने सोच से इस भारत माता की सेवा करें। अपने बच्चों को उस रास्ते पे ले जाएं, उन उत्कृष्ट मापदंडों को अपने जीवन में समावेश करें, जिससे न केवल उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, अपितु राष्ट्र हित में उसकी सोच बने और देश का निर्माण कर पाए। फिर मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि सनातन के मूल्यों को अपनाएं। राम राज की रास्ते पे हमारा भारतवर्ष चल पड़ा है। गौ माता की सेवा करें, इंसान से प्यार करें और विधर्मियों से बच के रहें। लव जिहाद और ये चादर और फादर दोनों का बहिष्कार करें। भारत को एक समृद्ध राष्ट्र बनने में मदद करें। धन्यवाद।